सौबात की एक बात यह कि क्या सिंध फिर भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह तो दिया कि सीमाएं फिर बदल भी सकती, लेकिन सबके लिए यह समझने वाली बात है कि पाकिस्तान के सिंधी संगठनों ने इसका स्वागत क्यों किया। पाकिस्तान के सिंधी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना चाहते और राजनाथ सिंह के बयान में उनको क्यों उम्मीद दिख रही है। सिंधु देश की मांग करने वाले जीए सिंध मूवमेंट के लोगों ने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत क्यों किया है, जबकि पाकिस्तान बनाने की मांग आधिकारिक रूप से तो सबसे पहले सिंध की असेंबली में ही हुई थी। जीए सिंध मूवमेंट जो सिंधु देश की मांग करती है, वो जिन जीएम सैयद को अपना पितामह मानती है, क्या आपको पता है उन्हीं जीएम सैयद ने विभाजन से पहले यानी 1943 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। सिंध की असेंबली में मुस्लिम लीग का बहुमत था। सिंध की असेंबली पूरे भारत की पहली असेंबली थी जिसने अंग्रेजों के जमाने में ही यानी 1943 में ही पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। और जिस व्यक्ति ने वो प्रस्ताव पेश किया था, उसी का संगठन अब पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। अब जानते हैं जीएम सैयद की मृत्यु तो 1995 में हो गई, लेकिन मरते दम तक वो अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाए थे। आखिरी दम तक वो कहते रहे कि उनसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल हो गई जो उन्होंने उस वक्त जिन्ना का साथ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना सबके लिए जरूरी है। यह इतिहास की वो कहानी है जो शायद पब्लिक न तो जानती है न ही उसको बताई जाती है, लेकिन सबके लिए जरूरी है भारत के विभाजन की उस कहानी को समझना जिसको भुला दिया गया है। पंजाब और बंगाल के विभाजन की तो कई कहानियां पब्लिक ने सुनी है। बहुत खून खराबा हुआ था, जमीन पर लकीर खींचकर पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे, भारत इधर पाकिस्तान उधर। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का पंजाब बन गया, पूर्वी पंजाब जो था वो भारत का पंजाब बन गया था, पूर्वी बंगाल तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यानी पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, एक इस तरफ जिसको हम अब पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान वो था जो 1971 में फिर पाकिस्तान से भी अलग होकर बांग्लादेश बन गया। लेकिन तीन और प्रांत थे जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले गए। फ्रंटियर जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बलूचिस्तान और सिंध। पंजाब और बंगाल का विभाजन तो इस आधार पर किया गया था क्योंकि पूर्वी पंजाब में हिंदू ज्यादा थे, पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम ज्यादा थे, तो इधर का हिस्सा भारत को दिया गया, उधर का पाकिस्तान को। इसी तरह पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, तो वो बंटवारा भी इसी हिसाब से किया गया। और आज तक भारत का बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं। कोई पूर्वी बंगाल नहीं है अब, लेकिन उसको अभी भी हम पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, जबकि हमारे पूर्व में है वो। लेकिन फ्रंटियर तो अफगानिस्तान की तरफ था, बलूचिस्तान भी अफगानिस्तान और ईरान की तरफ था, और उन दोनों इलाकों में हिंदुओं की संख्या काफी कम भी थी और नए भारत के साथ उनकी सीमा भी नहीं लग रही थी, तो वो पूरे पाकिस्तान को चले गए। लेकिन सिंध की सीमा तो भारत के साथ थी। सिंध राजस्थान और कच्छ की तरफ, सिंध का राजस्थान और कच्छ की तरफ वाला हिस्सा विभाजित करके भारत को क्यों नहीं मिला, सिंध के टुकड़े क्यों नहीं हुए। तो एक तो वजह यह थी कि सिंध की असेंबली ने ही पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, तो अंग्रेजों ने उसको एक आधार बनाया। इसके अलावा यह भी था कि 1941 की जनगणना के अनुसार सिंध में मुसलमान थे 71%, हिंदू थे 27%। लेकिन उससे भी बड़ी वजह शायद यह थी कि हिंदू और मुसलमान इलाकों में वहां पर नहीं बटे हुए थे, पंजाब और बंगाल की तरह नहीं बटे हुए थे। ऐसा नहीं था कि पूर्व में और पूर्व में वो, पश्चिम में वो, उत्तर में वो, दक्षिण में वो, ऐसा नहीं था। बल्कि ऐसा था कि शहरों में हिंदू ज्यादा थे, गांवों में मुसलमान ज्यादा थे। मतलब थे तो हिंदू 27% ही, लेकिन शहरों पर उनका कंट्रोल था। कराची शहर हिंदुओं ने बसाया था विभाजन से पहले। बॉम्बे शहर को टक्कर देता था विभाजन से पहले कराची, आधुनिक शहर कराची हुआ करता था। हैदराबाद शहर भी हिंदुओं ने बसाया था। तो कराची में भी हिंदू थे, हैदराबाद में भी हिंदू थे, सक्खर में भी हिंदू थे, शिकारपुर में भी हिंदू थे, लाड़काने में भी हिंदू थे। मतलब शहरों में हिंदू ही बड़े व्यापारी थे, बड़े प्रशासनिक ओहदों पर थे, पढ़ाई लिखाई में भी हिंदू ही बहुत आगे थे। एक रेगिस्तान का जिला थरपारकर जरूर था जो ग्रामीण था और वहां हिंदू ज्यादा थे, लेकिन बाकी सारे सिंध में हिंदू मुसलमान, शहरी और ग्रामीण इस तरह से बटे हुए थे। तो सिंध पूरा पाकिस्तान को चला गया। और सिंध में विभाजन से पहले कोई बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम लड़ाई भी नहीं थी। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा 1920-30 के दशक के बाद से होनी जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े दंगे नहीं हुए थे क्योंकि संस्कृति काफी मिलीजुली मानी जाती थी। लेकिन मुस्लिम लीग के जीएम सैयद जैसे लीडरों को लगता था कि क्योंकि संख्या मुसलमानों की प्रांत में ज्यादा है, तो पाकिस्तान बनने पर प्रशासन और व्यापार वगैरह में भी उनकी तरक्की ज्यादा हो जाएगी।
हिंदू जाएंगे तो उनकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान बना तो बंगाल के मुसलमान जो इस तरफ थे वो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ गए, बिहार के मुसलमान भी ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान गए क्योंकि वो उधर से पास पड़ता था, और पंजाब के मुसलमान जो उस तरफ गए वो तो वहां के पंजाब में ही गए क्योंकि वही भाषा थी, वही संस्कृति थी। और बाकी जो यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो कहां जाकर बसाए गए? सिंध के शहरों में बसाए गए, क्योंकि एक सिंध के शहर सबसे आधुनिक शहर थे उस टाइम। दूसरा, वहां पर हिंदुओं के छोड़े हुए मकान और हवेलियां थी, हिंदू संपन्न थे, उनके मकान मोहल्ले वगैरह में बसा दिए गए जो यहां से गए उर्दू बोलने वाले मुसलमान। तो अगर सिंध के मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं कर रहे थे तो हिंदू वहां से छोड़कर क्यों आ गए? क्योंकि सिंध में हिंसा कोई बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन के वक्त नहीं हुई। सिंध में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हुई विभाजन के बाद, जब यूपी, दिल्ली और दूसरे भारत के इलाकों से मुसलमान वहां पहुंचने शुरू हुए जो यहां से गए। सिंधी हिंदुओं को उनकी हिंसा का शिकार होना पड़ा जो यहां से पलायन करके वहां पहुंच रहे थे। इसलिए सिंधी हिंदुओं ने सिंध छोड़ना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हिंदू वहां के शहर छोड़ते गए, यहां से और मुसलमान वहां बसाए जाने लगे। याद रखिए, तब पाकिस्तान की राजधानी भी कराची को बनाया गया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में राजधानी को 60 के दशक में शिफ्ट किया गया। जिन्ना ने तो पाकिस्तान का झंडा कराची में ही फहराया था। वो कराची शहर जो सिंधियों ने बसाया था, हिंदुओं ने बसाया था, वहां सब उर्दू बोलने वाले यहां से गए मुसलमान बसा दिए गए थे। आज भी उन मुसलमानों को वहां मुहाजिर कहा जाता है, यानी जिन्होंने पलायन किया वो मुहाजिर। तो सिंधी मुसलमानों को क्या मिला पाकिस्तान मांगकर? उन्होंने ही मांगा था ना पाकिस्तान। क्या मिला उनको? उनके अपने शहरों से सिंधी भाषा ही गायब हो गई। कराची में यहां से गए उर्दू बोलने वालों की संख्या हो गई 57%, हैदराबाद में 65%, सक्खर में 55%, यानी अपने ही शहरों में सिंधी मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए। इतना तक कहते हैं कि यह पंजाबी मुसलमानों की साजिश भी थी। वो दिल्ली, यूपी से और बाकी जगहों से आए मुसलमानों को पंजाब में रखना नहीं चाहते थे। कहते हैं कि ट्रेनें भर भर के जब इधर से जाती थीं तो उस वक्त कोई नक्शा पब्लिक के पास तो था नहीं कि पाकिस्तान कहां है, इंडिया कहां है। लोग पूछते थे क्या पाकिस्तान आ गया? लेकिन पंजाब से ट्रेनें आगे बढ़ा दी जाती थी सिंध की तरफ कि पाकिस्तान अगे है जी, अगे अगे करते करते यहां से गए ज्यादातर मुसलमानों को बसा दिया गया सिंध में। तो सिंधी मुसलमानों में रोष बढ़ना तभी से शुरू हो गया था कि उन्होंने ये क्या कर दिया। सिंधी हिंदू गए, ये कौन आ गए? जीएम सैयद ने कहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो सिंधी हिंदू सिंध की अर्थव्यवस्था संभाले बैठे थे वो उनके अपने तो थे, ये सब तो उर्दू वाले आ गए और सिंधी मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर हो गई। ऊपर से वहां की फौज पर पंजाबियों ने कब्जा कर लिया और फौज का वहां शासन रहने लगा। सिंधी दोनों तरफ से मारे गए। तो जब बंगालियों ने अलग होकर बांग्लादेश हासिल कर लिया तो जो जीएम सैयद पाकिस्तान का प्रस्ताव लाने वाले पहले नेता थे, भारत के पहले नेता थे, उन्होंने सिंधु देश की मांग के साथ जीए सिंध मूवमेंट शुरू कर दी। उनको पाकिस्तान सरकार ने बरसों तक कैद करके रखा, जेलों में रखा, घर पर नजरबंद करके रखा, सालों तक। लेकिन मरते दम तक वो पछतावा करते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान बनवाकर सिंध को खो दिया। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को एक तमाचा शेख मुजीबुर रहमान ने मारा था बांग्लादेश बनाकर, दूसरा तमाचा जीए सिंध मूवमेंट ने मारा। जो आसिम मुनीर आज भी उस 2 नेशन थ्योरी को गा रहे हैं ना कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग नेशन है, उनको सिंध के लोग ही आईना दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात को समर्थन देकर आईना दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना गलत साबित हो चुके हैं। देश होता है संस्कृति से, जमीन पर लकीरें खींच देने से देश नहीं बनते। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा सीमाएं बदल भी सकती हैं। 100 बात की एक बात।